हे एवरीवन, कैसे हो यार आप सब। आई होप मजे में होगे, पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई वाले जो क्लास 9th एंड 10th में हैं, इनके इंग्लिश के एग्जाम में आने वाला ग्रामर पोर्शन का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसे हम गैप फिलिंग भी कहते हैं ना, आज इसे पूरी तरीके से खत्म कर देने वाले हैं भाई साहब हम। वैसे 3-4 वीडियो ऑलरेडी मैं गैप फिलिंग पे बना चुका हूं, और गैप फिलिंग आपके एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। लेकिन ट्रेजेडी क्या है पता है आपको? इस 5 नंबर के क्वेश्चन करने के लिए आपको 5 अलग अलग चैप्टर्स पढ़ने होंगे जो 9th एंड 10th के ग्रामर पोर्शन में आते हैं। सबसे पहला आपको पढ़ना पड़ेगा भाई मॉडल ऑक्सिलरीज। दूसरा आपको पूरा टेंसेस चैप्टर खत्म करना पड़ेगा पढ़ के। इसके बाद आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड जिसे कहते हो, ये चैप्टर भी फिनिश करना होगा। इसके अलावा डिटरमाइनर्स भी आपको पढ़ना है अगर आपको गैप फिलिंग के क्वेश्चन अच्छे से करने हैं तो। इसके अलावा आपको रिपोर्टेड स्पीच यानी जिसको हम नरेशन भी कहते हैं, ये 5 चैप्टर्स आपको पढ़ने होंगे, तब जाकर आप गैप फिलिंग के क्वेश्चंस कर पाओगे। लेकिन इस वीडियो में यही तो नया है। आज के इस वीडियो में हम इन सभी चैप्टर्स से छोटे छोटे ट्रिक्स और टिप्स की बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो में यही तो नया है मेरे दोस्त। आज हम इन 5 चैप्टर्स को बिना पढ़े, इन चैप्टर्स के छोटे छोटे शॉर्ट ट्रिक्स को देखेंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल से प्रैक्टिस करने वाले हैं। देखो, दुनिया का कोई भी टीचर होगा वो तुम्हें गैप फिलिंग केवल 3 तरीके से सिखा सकता है। सबसे पहले, अगर आपको सेंटेंस का मतलब निकालना आता हो, मीनिंग निकालना आता हो, तब आप गैप फिलिंग बहुत आसानी से कर ले जाओगे। या आपको एलिमिनेशन मेथड आता हो, ऑप्शंस को एलिमिनेट करने आता हो, तब आप गैप फिलिंग कर लोगे अच्छे से। या आपको ये 5 चैप्टर्स, जो ग्रामर के ये 5 चैप्टर्स हैं, मॉडल, टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, रिपोर्टेड स्पीच, इन 5 चैप्टर के ग्रामर के रूल्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। तो भाई साहब, आज के इस वीडियो में हम ये तीनों ही अप्रोच यूज करेंगे और आपको दिखाते हैं कि गैप फिलिंग सच में काफी आसान है। चलिए, हाय, बिफोर प्रोसीडिंग फॉरवर्ड, थैंक यू टू फुल मार्क्स पब्लिकेशन जिन्होंने हमारी ये वीडियो स्पॉन्सर की है। अगर आप 2023 में 10th या 12th के बोर्ड्स में अपीयर होने वाले हो ना, तो यू मस्ट हैव फिनिश्ड एनसीईआरटी एंड आपने स्टडी गाइड्स भी अब तक पढ़ के खत्म कर दी होगी, और अब आ रहा है आपका एग्जाम। एंड नाउ दिस टाइम यू नीड सम एग्जाम ओरिएंटेड बुक्स। सो फॉर दिस आई हैव फुल मार्क्स पब्लिकेशन की ये एग्जाम गुरु बुक, जो आपके एग्जाम के लिए होलसम प्रिपरेशन करने में आपको मदद करती है। सबसे पहले तो भाई कोई ऐसा बुक हो जिसमें एनसीईआरटी का पूरा 1 गो रिवीजन कर सको आप, इस बुक में है। दूसरी चीज, आपका पूरा एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर है ना, वो आधा एमसीक्यू कवर करता है, तो इस बुक में बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। तीसरी चीज होती है कि भाई आपको प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चन मिल जाए ताकि आप प्रैक्टिस कर सको कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, तो ये भी है इस बुक में। सैंपल पेपर्स, यस, 2 सैंपल पेपर, और जो बहुत जरूरी है, ये इस बुक में आपको दिए गए हैं। मैं आपको कुछ की हाइलाइट्स दिखा देता हूं इस बुक को, जो मुझे पसंद आई है। इनकी पूरी किताब 3 सेक्शंस में डिवाइड है। जैसे आपका इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर आता है, सेक्शन ए में आपको रीडिंग स्किल्स मिलेंगे, और यहाँ पर दोनों तरीके के क्वेश्चन, डिस्कर्सिव पैसेज और केस बेस्ड पैसेजेस, यही दोनों पैसेजेस आपके एग्जाम में आते हैं। दोनों से 15-15 क्वेश्चन आपके लिए दिए हैं इस बुक में। सेक्शन बी, और ये सबसे स्पेशल पोर्शन है, ग्रामर का पोर्शन है। इसमें आपको फॉर्मल लेटर, एनालिटिकल पैराग्राफ, जो राइटिंग सेक्शन में इस बार आ रहा है, फिर ग्रामर के सभी टॉपिक्स, और उसमें से गैप फिलिंग और एडिटिंग के क्वेश्चंस भी हैं। और सबसे अच्छी चीज क्या लगी पता है? इन्होंने जो चैप्टर आपको राइटिंग सेक्शन में दिए है ना, पहले बताया कि किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, देखो इन टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, फिर आपको फॉर्मेट बताया, और फिर सॉल्व एग्जांपल्स भी दिया है। तो ग्रामर पोर्शन और राइटिंग स्किल इसका बहुत तगड़ा है। फिर आता है सेक्शन सी, इसमें आपके लिटरेचर के जो दोनों प्रिस्क्राइब्ड बुक हैं, फर्स्ट स्लाइड और फुटप्रिंट्स, इन दोनों से आपको सबसे पहले चैप्टर का थीम मिलेगा, समरी मिलेगा, फिर जस्टिफिकेशन ऑफ द टाइटल, फिर कैरेक्टर स्केच, टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं सबसे पहले 4 मार्क्स के, फिर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, सारी चीजें मिलने वाली हैं आपको इस बुक में। तो ये थी एग्जाम गुरु की इंग्लिश की बुक। ऐसे ही इनके चारों कोर सब्जेक्ट्स की बुक है। अगर आपको ये बुक अच्छी लगी और खरीदने का प्लान कर रहे हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इनके वेबसाइट की भी लिंक दी है, परचेस लिंक भी दिया हुआ है। और इसके साथ साथ आप ऑफलाइन स्टोर से भी जाकर अपने अगर आसपास के कोई किताब की दुकान है तो फुल मार्क्स की बुक खरीद सकते हो। गो फॉर इट। इस वीडियो को शुरू करने के लिए सबसे पहला जो चैप्टर में पढ़ना है वो है हमारा मॉडल ऑक्सिलरीज, और इसको पूरी डिटेल में नहीं पढ़ना है। इसका छोटा सा ट्रिक होता है गैप फिलिंग में। मॉडल ऑक्सिलरीज से जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, वो कुछ ऐसे होते हैं। फॉर एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 1 आ गया तुम्हारा मॉडल ऑक्सिलरीज से, ठीक है? तो ये क्वेश्चन कैसा दिखेगा? ये कुछ ऐसा रहेगा कि ऐसा यहां पे लिखा रहेगा, आई कैन, ठीक है, डैश फुटबॉल, ठीक है। अब इस गैप को आपको फिल करना है, और ऑप्शन आपको कुछ अलग अलग वर्ब के फॉर्म्स दिए गए होंगे, जैसे प्ले,
प्ले दिया गया होगा, फिर प्लेइंग दिया गया होगा, फिर प्लेड दिया गया होगा, और आपको चूज करके भरना है कि भाई प्ले होगा, प्लेइंग होगा या प्लेड होगा। तो यहां पर हमारा ट्रिक काम में आता है कि आपको यह याद रखना है कि भाई साहब मॉडल ऑक्सिलरीज के बाद हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, यानी प्लेइंग, प्लेड और कोई फॉर्म का यूज ना करके हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारा दूसरा चैप्टर है, दैट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। वैसे इन सभी चैप्टर्स को मैं एक एक अलग अलग वीडियो में डिटेल में पढ़ा चुका हूं। ऊपर आपको इंफॉर्मेशन बटन पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी पूरी ग्रामर की, आप वहां जाके देख सकते हो। लेकिन आज के इस वीडियो में हम इनके छोटे छोटे बारीकियों, छोटे छोटे ट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, जो आपको अगर दिमाग में थोड़ा सा भी याद है ना तो एग्जाम में कर ले जाओगे। वैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में तो बहुत सारे रूल्स हैं, लेकिन मैं आपको रूल्स नहीं स्टेप्स बताऊंगा। भाई देखो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चन कुछ ऐसे आते हैं कि मान लो यहां पर सब्जेक्ट दिया है, कोई भी क्वेश्चन, मान लो क्वेश्चन नंबर 3 है, कोई भी सब्जेक्ट दिया है, राम, श्याम, आई, मी, कुछ भी, कोई भी सब्जेक्ट दिया है, और सब्जेक्ट के बाद इन्होंने दे दिया है ब्लैंक। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ऑप्शंस कुछ ऐसे दिए हैं कि पहले ऑप्शन में आपको कोई भी वर्ब का फॉर्म दे दिया है, ठीक है, दूसरे भी ऑप्शन में कोई भी वर्ब दे दिया है, तीसरे ऑप्शन में भी कोई वर्ब दे दिया है, चौथे ऑप्शन में भी कोई वर्ब दे दिया है। आपको समझ नहीं आ रहा कि इन चारों में से क्या फिलअप करना है यहां पर, तो आपको क्या करना है, याद रखना है कि ये क्वेश्चन हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चन कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले तो आपको पहचानना होगा कि उस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है और वर्ब कौन सा है। ठीक है, तो सब्जेक्ट तो आप पहचान लोगे और वर्ब आपको ऑप्शंस में मिल जाएगा, तो आपने पहचान लिया, बिल्कुल पहचान लिया। अब क्या करना है, अब आपको चेक करना है कि ये जो सब्जेक्ट है आपका, ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। अगर ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो इन चारों ऑप्शंस में से आपको सिंगुलर वर्ब निकालकर यहां पर भर देना है। लेकिन अगर यही सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो अब आपको क्या करना है, अब आपको इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा प्लूरल वर्ब है उसे ढूंढकर इस ब्लैंक में फिल करना है, और आपका 1 नंबर आपको मिल जाएगा। तो कुछ ऐसे हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चंस कर सकते हैं। आप इन स्टेप्स के स्क्रीनशॉट ले लो, आप किसी भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चंस इन्हीं स्टेप्स से करोगे। हमारा तीसरा चैप्टर है टेंसेस, और टेंसेस हमें देता है टेंशन। लेकिन ट्रस्ट मी मेरे दोस्त, आज के इस वीडियो में टेंसेस की टेंशन में पूरी तरीके से खत्म कर देने वाला हूं। देखो, आपके गैप फिलिंग के क्वेश्चंस में ना टेंसेस से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो, क्वेश्चंस कुछ ऐसे होते हैं कि अगर आपको ये पता हो कि भाई ये सारे हेल्पिंग वर्ब है, आपको ये पता होगा, आप जब टेंसेस डिटेल में पढ़े होगे तो आपको पता होगा कि ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो अलग अलग टेंसेस में यूज होते हैं। बस आपको इतना पता हो कि कौन से हेल्पिंग वर्ब के साथ हम कौन से वर्ब की फॉर्म यूज करेंगे ना, आप टेंसेस के क्वेश्चन चुटकियों में कर ले जाओगे। जैसे डू, डज, डिड, विल और शैल, ये 5 ऐसे हेल्पिंग वर्ब हैं जिनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है। याद रखना, डू, डज यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, डिड यानी पास्ट इंडेफिनिट, विल और शैल यानी फ्यूचर इंडेफिनिट। यानी टेंसेस में जो तीनों इंडेफिनिट टेंस होते हैं, उन तीनों टेंसेस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। समझ में आया? आपको टेंसेस से क्वेश्चंस कुछ ऐसे मिलेंगे। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 4 आ गया टेंसेस से, तो यहां पर क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा कि भाई राम एंड श्याम, राम एंड श्याम विल डैश दिल्ली। ठीक है, और आपको ऑप्शंस दिया है, ऑप्शन नंबर 1 वेंट दिल्ली, ऑप्शन नंबर 2 गो दिल्ली, ऑप्शन नंबर 3 ठीक है गोइंग दिल्ली, ऑप्शन नंबर 4 गॉन दिल्ली। अब आपको चेक करना है कि इस फिलअप ब्लैंक में क्या भरोगे आप। तो आपने देखा कि भाई हमने यहां पे विल का यूज किया है, और विल के साथ कौन से वर्ब की फॉर्म यूज होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वेंट सेकंड फॉर्म है, गोइंग आईएनजी फॉर्म है, गोन थर्ड फॉर्म है, और गो हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और इसलिए हम आसान से एकदम आंखें बंद करके यहां पे फिल कर देंगे कि अरे यहां तो गो होगा। तो बस आपको इतना याद रखना है कि भाई कौन से हेल्पिंग वर्ब के बाद
कौन से वर्ब की फॉर्म यूज होती है इन पांचों के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। उसके बाद इज, एम, आर या वॉज, वर या विल बी, शैल बी, यानी जितने भी कॉन्टिन्यूअस वाले हेल्पिंग वर्ब हैं, जैसे इज, एम, आर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब है, वॉज और वर ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब है, विल बी और शैल बी ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब है, और हमेशा इनके साथ हम आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। भाई किसी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करते हैं। आप पहचान लो, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, ये 6-7 ऐसे हेल्पिंग वर्ब है जिनके साथ हमेशा हम आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, यानी हैज, हैव देखो कहीं भी, चाहे वो हैड ही क्यों ना हो, जहां भी आपको ये वाला एच से शुरुआत वाले हेल्पिंग वर्ब, एच 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 वाले जहां भी तुम्हें हेल्पिंग वर्ब मिले, याद रखना इसके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। और इसके बाद अगर इन्हीं एच के साथ आपको बीन लगा हुआ दिख जाए, जैसे हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, अगर ये लगा हुआ आपको दिख जाए तो याद रखना हम इसमें अगेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो भाई टेंशन्स की टेंशन खत्म हो गई। बस करना क्या है, बस आपको ये हेल्पिंग वर्ब्स याद रखने हैं और ये याद रखना है कि इन हेल्पिंग वर्ब्स के साथ कौन से वर्ब की फॉर्म हम यूज करते हैं। ये आपके बहुत ज्यादा काम में आने वाली है मेरे दोस्त, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आप रिपोर्टेड स्पीच के क्वेश्चंस कैसे कर लोगे। वैसे 2022 और 23 में अगर आपने सैम्पल पेपर देखा होगा इंग्लिश का, तो आपको दिखा होगा कि अब आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में, यानी 1 नंबर का क्वेश्चन होगा जिसमें आपको डायरेक्ट स्पीच से सीधा इनडायरेक्ट में बदलना होगा। तो मैं आज आपको 3 स्टेप्स में बताऊंगा कि कैसे आप किसी भी डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदल सकते हो। ट्रस्ट मी, इसके लिए आपको कोई रूल नहीं पढ़ना, आपकी स्क्रीन पर ये 3 स्टेप्स दिख रहे हैं, बस इन्हीं को फॉलो करना है और इन्हीं को फॉलो करके ये ऊपर दिया हुआ डायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन मैं इनडायरेक्ट में बदलूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले इनडायरेक्ट में बदलने के लिए आपको क्या करना है, आपको ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के पहले जो जैसे लिखा है वैसे लिख लो। तो मैंने लिख लिया माई फ्रेंड सेड, माई फ्रेंड सेड, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर या तो दैट या तो इफ या वेदर या टू का इस्तेमाल करना है। अब मैं आपको बता दूं, दैट तभी यूज करना जब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या हो, एक असर्टिव सेंटेंस हो, यानी फुल स्टॉप से खत्म होने वाला सेंटेंस हो। तो जैसे ये असर्टिव सेंटेंस है तो यहां पर हम दैट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इफ और वेदर तभी यूज करना जब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई क्वेश्चन दिया गया हो, कोई प्रश्न पूछा गया हो, तभी हम इफ या वेदर का इस्तेमाल करते हैं कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर। और टू का इस्तेमाल तब होता है जब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई इंपरेटिव सेंटेंस हो, यानी कोई ऐसा सेंटेंस हो जिसमें आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, किसी से सजेशन ले रहे हो, तभी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के हटाकर तुम टू का इस्तेमाल करोगे। तो समझ गए, सबसे पहला काम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा देना है। स्टेप 2, आपको प्रोनाउंस बदलने हैं भाई। आपको क्या करना है, प्रोनाउन चेंज करना है। आपको दिख रहा होगा यहां पर प्रोनाउन है, कुछ प्रोनाउन है, आपको दिख रहा है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर प्रोनाउन दिख रहा है। सबसे पहला आई है हमारा एक प्रोनाउन और दूसरा है हमारा योर प्रोनाउन, और इसे बदलना है। तो बदलने के लिए क्या होगा, सबसे पहले आई को बदलना है। तो ये आई कैसे बदलेगा, देखो आई क्या है हमारा, आई हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। ये फॉर्मूला याद रखना, सन अपॉन 1 2 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसका मतलब ये होता है कि अगर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर तुम्हें फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन दिखे, यानी आई और वी दिख जाए, तो वो किस अकॉर्डिंग चेंज होता है, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। और सब्जेक्ट कौन होता है, जो सेंटेंस को बोलता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है। तो यहां पर सेंटेंस को बोलने वाला माई फ्रेंड है, और माई फ्रेंड के लिए हम क्या यूज करते हैं, ही का यूज करते हैं ना मेरे दोस्त। माई फ्रेंड सेड दैट ही, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले यहां पर दिया है एम, जो कि क्या है, एक प्रेजेंट टेंस का वर्ब है। तो आपको एक थर्ड स्टेप और याद रखना है कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जितने भी प्रेजेंट टेंस के वर्ब आते हैं, आपको उनको पास्ट टेंस में बदल देना है। जैसे एम चेंज हो जाएगा वॉज में, ठीक है। तो माई फ्रेंड सेड दैट ही वॉज नॉट
ही वॉज नॉट। अब देखो योर आ गया, योर भी एक प्रोनाउन है। ये कौन सा प्रोनाउन है? योर। योर हमारा सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है, यानी यू का एक फॉर्म है योर, और यू हमारा सेकेंड पर्सन प्रोनाउन होता है। सेकेंड पर्सन प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट यानी सेंटेंस को सुनने वाले के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो मेरे फ्रेंड ने कहा, तो किससे कहा? मेरे फ्रेंड ने मुझसे ही कहा होगा ना। तो मैं यानी माई, ठीक है। तो दैट ही वॉज नॉट माई सर्वेंट बन गया ना डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच। बस आपको यही 3 स्टेप्स फॉलो करने थे और आपने चुटकियों में एक डायरेक्ट स्पीच के क्वेश्चन को इनडायरेक्ट में बदल दिया। तो डायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन था माय फ्रेंड सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा आई एम नॉट योर सर्वेंट, माय फ्रेंड सेड दैट ही वाज नॉट माय सर्वेंट, दैट्स डन। समझ में आया? तो कुछ ऐसे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चंस कर सकते हैं। और आखिरी चैप्टर आता है भाई गैप फिलिंग में, वो है डिटरमाइनर्स। अच्छा, अब देखो डिटरमाइनर्स से क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इसका कोई ट्रिक नहीं है। डिटरमाइनर्स को करने का कोई ट्रिक नहीं है आपके पास। बस आपको इतना याद रखना है कि डिटरमाइनर्स कहीं भी यूज होते हैं, इनके जस्ट बाद हमेशा नाउन का इस्तेमाल होता है, हमेशा नाउन का इस्तेमाल होता है। ठीक है, डिटरमाइनर्स का काम क्या होता है? डिटरमाइनर प्लेस्ड बिफोर नाउन टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन सच एज क्वांटिटी ऑफ नाउन, ठीक है, नंबर ऑफ नाउन। क्वांटिफाई का मतलब होता है क्वांटिटी, क्वांटिटी यानी मात्रा प्लस नंबर यानी संख्या, इन दोनों को मिलाकर हम क्वांटिफाई कहते हैं। ठीक है, ओनरशिप या स्पेसिफिटी यानी डिटरमाइनर्स हमें बताते हैं कि ये नाउन किसका है, ये नाउन कितना है, या ये नाउन कैसा है। समझ में आया? जैसे देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं डिटरमाइनर्स 4 तरीके के होते हैं, आर्टिकल्स, पॉसेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव्स और क्वांटिफायर, जिन्हें हम कहते हैं। आर्टिकल्स में ए का यूज आपको पता है यानी कॉन्सोनेंट के पहले, एन का यूज आपको पता है वॉवेल के पहले, और द का यूज किसी स्पेसिफिक चीज, कोई अगर पर्टिकुलर चीज है जिसके जैसा कोई दुनिया में और नहीं है तो उसके पहले हम द का यूज करेंगे। जैसे सन, सन के पहले हम क्या यूज कर सकते हैं? ए, एन और द में से क्या यूज कर सकते हैं? द का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि सन दूसरा नहीं है हमारे पास। ऐसे ही अर्थ, अर्थ के पहले क्या यूज करेंगे? द का यूज करेंगे। रामायण, रामायण जो किताब है वो एक ही है ना इस दुनिया में, तो इसके पहले भी हम द का यूज करेंगे। ठीक है, तो कोई पर्टिकुलर चीज के लिए हम द का इस्तेमाल करते हैं। इतना याद रहेगा? बिल्कुल याद रहेगा। तो आर्टिकल्स का यूज तो आपको पता ही है और आप कर ले जाओगे। बात करते हैं पोजेसिव्स का। पोजेसिव्स का मतलब होता है किसका, किसका यानी नाउन किसका है ये बताने के काम में आता है हमारा पोजेसिव। जैसे अगर मैंने कहा पेन और पेन के आगे है ब्लैंक, तो मैं कह सकता हूं कि भाई ये पेन किसका है? माई पेन, मेरा पेन। आवर पेन, हमारा पेन। योर पेन यानी तुम्हारा पेन। हिज, हर यानी उसका पेन। देयर यानी उनका पेन। इट्स यानी इसका पेन। हुज यानी किसका पेन। तो भाई पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि आपके पास क्या है। पोजेशन दिखाने के लिए हम पॉजिटिव डिटरमिनर्स का यूज करते हैं, यानी ये डिटरमाइनर्स आपको कहीं भी दिख जाएं तो याद रखना ये रिश्ता दिखाने के लिए यूज होते हैं कि ये पेन किसका है? मेरा है। ठीक है, अच्छा डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव हमें बताता है कि भाई कौन सा है, कौन सा है, कौन सा, दिस, दैट, दीज या दोज, कौन सा। जैसे मैंने कहा स्कूल, ठीक है, तो अब मैं कहूं कि कौन सा स्कूल, तो कह सकता हूं ना दैट स्कूल, दिस स्कूल, दीज स्कूल या दोज स्कूल। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव हमेशा ये बताते हैं कि भाई कौन सा, और क्वांटिफायर्स हमें ये बताते हैं कि भाई साहब कितना। कोई नाउन है तो वो कितना है। जैसे मैंने यूज किया कि आई ड्रिंक डैश मिल्क, आई ड्रिंक सम मिल्क लिख सकते हो आप, यानी हमने कुछ दूध पिया। तो कितना दूध पिया? कुछ दूध पिया। ठीक है, तो अब बारी आ चुकी है कि जो हमने सीखा है उसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर ले, और आपके 9th एंड 10th के इंग्लिश के एग्जाम में गैप फिलिंग के क्वेश्चंस आपको बिल्कुल इसी फॉर्मेट में दिखेंगे जैसे आपको यहां पर आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इनका क्या अप्रोच होना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। सबसे पहले द क्लाइमेट कंट्रोल कमेंट बाय एन एक्टिविस्ट डैश ऑन सोशल मीडिया यस्टरडे। अब देखो यार यहां पर इन्होंने हिंट दे दिया है। अब आपको यहां पर ऑप्शंस दिए गए हैं और ये ऑप्शंस आपने पहचान लिया कि वर्ब हमें फिल करना है। ये सारे वर्ब्स हैं। ठीक है, हमें यहां पर कोई वर्ब्स फिल करना है। अब देखो वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो सकती है, पास्ट में और फ्यूचर में। आपने देखा यहां पर तो पास्ट टेंस में है भाई, यस्टरडे की बात हो रही है ना, तो इनमें पहचानो कि पास्ट टेंस का वर्ब कौन सा है। ब्लो अप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यानी प्रेजेंट है। इज भी प्रेजेंट में यूज होता है, विल भी तो फ्यूचर में यूज होता है। तो बचा कौन सा?
हमारा ब्लू अप, तो इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। देखो जो बाकी ऑप्शंस है वो इसके लिए सुटेबल है कि नहीं है, उन्हें कट करते जाओ। जैसे ब्लो अप मैंने देखा वो अप की फर्स्ट फॉर्म है, ये नहीं होगा। इज ब्लोन मैंने देखा, ये तो प्रेजेंट में आता है ना, तो ये भी नहीं होगा। विल बी फ्यूचर में होता है, तो ये भी नहीं होगा। बचा कौन? ब्लू अप। तो यहां पर क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? ब्लू अप। ब्लू अप हमारे वर्ब का सेकंड फॉर्म है जो कि पास्ट टेंस में यूज होता है। Question number B, the advertisement read, if you smoke statistically your story dash end 15% before it should। क्या कह रहा है कि भाई एक एडवर्टीजमेंट है, उस पे लिखा हुआ था कि अगर तुम सिगरेट पियोगे लगातार तो तुम्हारी जिंदगी की जो कहानी है ना वो 15% पहले खत्म हो जाएगी जब उसे खत्म होनी चाहिए। यानी तुम अगर 60 साल जीने वाले थे तो तुम हो सकता है कि 52 53 ईयर्स ही जियो अगर तुम सिगरेट पियोगे तो। ठीक है, तो ये फ्यूचर में है ना कि अगर तुमने सिगरेट पिया तो तुम्हारी जिंदगी कम हो जाएगी। अब फ्यूचर है, अब देखो फ्यूचर के लिए कौन सा वर्ब इस्तेमाल करते हैं? मस्ट नहीं, बिल्कुल नहीं। शुड नहीं, ये तो पास्ट में है। सेल का पास्ट फॉर्म है शुड। ऑट टू ये भी पास्ट में है। बचा क्या? विल। और आपको पता भी है कि भाई विल हम फ्यूचर में यूज करते हैं, तो भाई ये फ्यूचर का है, तो यहां पर हमने क्या यूज कर दिया? विल यूज कर दिया। देख रहे हो यार, बस आपको करना क्या है? पहचानना है कि क्या भरना है। देख रहे हो ऑप्शंस में सारे वर्ब्स हैं, ये मॉडल वर्ब्स हैं लेकिन है तो वर्ब्स ना। वर्ब भरना है तो बस क्या करना है? सेंटेंस देखो, प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में। अगर प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट का वर्ब ढूंढो। जैसे यहाँ पे फ्यूचर में था कि भाई अगर तुम सिगरेट पियोगे तुम्हारी कहानी 15% पहले खत्म हो जाएगी। फ्यूचर में था इसलिए मैंने विल का यूज किया। क्वेश्चन नंबर सी भी कुछ ऐसा ही है। एज आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द डॉक, डॉक टॉक नहीं होगा, रॉक होगा। ठीक है, सॉरी फॉर मिस स्पेलिंग। एज आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द रॉक मतलब जब मैं पत्थर पर खड़ा था। लुकिंग आउट एट द लेक झरने की तरफ देख रहा था आखिरी बार, तो क्या हुआ? अ फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस ओवर मी लाइक डार्कनेस, मतलब मेरे मन में एक अकेलेपन का ऐसा भाव उत्पन्न हुआ जैसे कि अंधेरा छा गया हो। ठीक है, तो ये बात तो पास्ट की लग रही है क्योंकि ये कह रहा है कि भाई एज आई वॉज स्टैंडिंग, आई वॉज स्टैंडिंग मतलब मैं जब खड़ा था, यानी बात क्या है? पास्ट की है। तो पास्ट की है और आपने देखा ये सब वर्ब्स ही तो है ना, तो पहले इसमें पहचानो पास्ट का वर्ब कौन सा है। पहला बिल्कुल नहीं, ये फ्यूचर का है तो नहीं होगा। एलिमिनेशन मेथड का यूज कर रहे हैं हम। ठीक है, विल हैव वॉज्ड ये भी नहीं होगा क्योंकि ये भी फ्यूचर में है। विल वाले सारे फ्यूचर में होते हैं। हैड बिल्कुल ये पास्ट में है और ये नीचे वाला भी पास्ट में है। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और इसमें हैड लगा है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा है। ये पास्ट परफेक्ट है, ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो भाई इन दोनों में से कौन सा हम फिल करेंगे? देखो यार, पास्ट परफेक्ट यूज करते हो जब तुम्हारा काम लॉन्ग अगो यानी बहुत पहले खत्म हो गया हो, और तुम्हारा काम अगर जस्ट खत्म हुआ हो, तुरंत खत्म हुआ हो, तो हम वहां पर पास्ट इंडेफिनिट यूज करते हैं। और यहां पर आप सेंटेंस पढ़ के पता लगा रहे होगे कि ये फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस तभी आई जब वो रॉक पर खड़ा था, यानी तुरंत तुरंत काम हुआ ना, तो इसलिए यहां पर हम पास्ट इंडेफिनिट यानी वाज्ड वर्ब का फॉर्म यूज करेंगे। समझ में आ रहा है ना तुम्हें? भाई थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना, ये सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं। बस थोड़ा सा वर्ब का फॉर्म चेक कर लो और मॉडल ऑक्सिलरीज है तो उसके आगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा लो। जो छोटे छोटे ट्रिक्स मैंने आपको बताया ना, बिल्कुल उन्हीं का यूज करो। क्वेश्चन नंबर डी की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है। मसाज डैश बी अ नेचुरल ट्रांसक्यूजर। अगर इसका मतलब समझने की कोशिश करें तो कुछ ऐसा ही निकल रहा है कि जो मसाज है वो नेचुरल ट्रांसक्यूजर का काम कर सकता है। नेचुरल ट्रांसक्यूजर का मतलब होता है भाई जो बॉडी को रिलैक्स फील करवाए, यानी मसाज करने से हमारी बॉडी रिलैक्स फील करती है या कर सकती है। अब देख रहे हो यहां पर मसाज के अंदर ऐसी क्षमता है, ऐसी कैपेबिलिटी है कि वो हमारी बॉडी को रिलैक्स फील करवाए, यही तो मतलब है ना इसका। तो अब देखो कैपेबिलिटी के लिए कौन सा मॉडल वर्ब यूज करते हो? यहां पर 4 मॉडल वर्ब है। शुड हमारा सजेशन के लिए यूज होता है अगर हम किसी को सलाह दे रहे हो तो, ओके। और मे हमारा पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है, अगर किसी चीज के होने के चांसेस हैं तो हम मे का यूज करेंगे। और वुड का यूज इमेजिनरी सिचुएशन में होता है। इमेजिनरी सिचुएशन जो अनरियल हो, जैसे आई वुड बी ए पीएम का मतलब होता है मैं अगर प्रधानमंत्री होता। ठीक है, कैन का मतलब होता है एबिलिटी, यानी किसी की क्षमता दिखाने के लिए हम कैन या कुड का यूज करते हैं। तो आप देख रहे हो यहां पर कैन दिया है और यहां पर भी मसाज के अंदर ऐसी क्षमता है, ऐसी कैपेबिलिटी है कि वो नेचुरल ट्रांसक्यूजर का काम कर सकता है। इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? कैन होगा। तो हमने यहां पर 4 अलग अलग मॉडल्स के यूजेस समझ लिए। आगे कर ले जाओगे मॉडल के वर्ब्स, देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। नाउ दैट डैश बोर्ड एग्जाम्स क्लास 12th आर ओवर यू कैन ब्रीथ इन रिलीफ।
अब देखो इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ना मतलब समझ में आ गया होगा। क्या कुछ ऐसा रहा है कि भाई अब जब बोर्ड एग्जाम्स क्लास 12 के, इसने बता दिया है कौन से बोर्ड एग्जाम, क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स अब जब खत्म हो गए हैं तो तुम राहत की सांस ले सकते हो, कुछ ऐसा ही मतलब निकल रहा है। अब देखो यहां पर क्या यूज होगा, आर्टिकल्स भरने हैं भाई। आर्टिकल्स ए का यूज किसी इनडिफाइनाइट नाउन के पहले होता है, यानी हमें पता ना हो कि कौन से बोर्ड एग्जाम के बारे में बात हो रही है। यहां पे तो पता है कि भाई क्लास 12 के बोर्ड के एग्जाम के बारे में बात हो रही है। तो ए और एन दोनों इनडिफाइनाइट प्रोनाउंस है, जहां पर नाउन क्या हो, फिक्स ना हो। यहां पर फिक्स है तो हम क्या यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। द हमारा डेफाइनाइट आर्टिकल्स होता है, डेफाइनाइट आर्टिकल्स, यानी ये हमेशा फिक्स वाले नाउन के पहले यूज होता है। समझ में आया, यहां पर नाउन फिक्स है कि बोर्ड एग्जाम कौन सा था, क्लास 12 का था। समझ में आ रहा है ना भाई साहब, मैंने बताया भी था, मैंने जब आर्टिकल्स में आपको जब डिटरमाइनर्स में पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था ए और एन जनरल केस में यूज होते हैं और द किसी पर्टिकुलर वर्ड, पर्टिकुलर नाउन के पहले यूज होता है। समझ में आया। अच्छा, 6th क्वेश्चन पे चलते हैं कि ही एग्जॉर्टेड, चलो इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। ही एग्जॉर्टेड दैट द agricultural scientists dash rise to the occasion to meet the challenge of feeding the population so that we may not have to import it। अच्छा, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं कि he exhorted that the, उसने कुछ कहा ऐसा कि जो एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट होते हैं वो राइज टू द ओकेजन, उन्हें इस मौके पर राइज होना चाहिए यानी खड़ा होना चाहिए, ताकि वो क्या कर सके, जो एक चैलेंज है हमारे बढ़ती हुई पॉपुलेशन को खाना खिलाने का, ये जो चैलेंज है इसको क्या कर सके, इसको पूरा कर सके, सो दैट वी मे नॉट हैव टू इंपोर्ट इट, और इसे हमें बाहर से ना मंगवाना पड़े। तो यहां पर क्या कह रहा है, कुछ सेंस समझ में आ रहा है, हमें भरना है मॉडल वर्ब्स। ठीक है, फिर से समझते हैं। वी एग्जॉर्टेड दैट द एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट, मतलब उसने ऐसा कहा कि जो एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट है ना, उनको इस मौके पर खड़ा होना चाहिए, उनकी जरूरत है, साइंटिस्ट लोगों की जरूरत है इस मौके पर, ताकि साइंटिस्ट लोग जो ये चैलेंज है हमारे सामने कि हम अपनी बढ़ती जनसंख्या को खाना कैसे खिलाएं, ये चैलेंज को हम क्या कर सके, इससे निजात पा सके, ताकि बाहर से हमें अपना खाना ना मंगवाना पड़े। तो यहां पर साइंटिस्टों की जरूरत है, और जरूरत के लिए हम क्या यूज करते हैं, नीड का इस्तेमाल करते हैं, कि नहीं। आपने मतलब देखा, हमने मतलब समझा इस पूरे सेंटेंस का और मॉडल ऑक्सिलरीज फिल कर दिए। क्वेश्चन नंबर जी की तरफ चलते हैं और ध्यान से इसका मतलब समझते हैं कि बिफोर एलाइटिंग द वाइल्ड पिजन, यानी उड़ान भरने से पहले जो जंगली पक्षी होता है, देखना ध्यान से, यहां पर कॉमा है, यानी जंगली पक्षी के बारे में बात हो रही है, जंगली कबूतर के बारे में बात हो रही है कि भाई ये जो जंगली कबूतर है ना, ये उड़ते समय क्या करता है, कैरोलिना पैरेट और पक्षियों की बाकी प्रजातियों की तरह अपने उड़ान के फोर्स को कम करने के लिए अपने पंखों को बार बार फ्लैप करती है, फड़फड़ाती है। तो पूरे सेंटेंस में बात हो रही है वाइल्ड पिजन की, लेकिन यहां पर आपको कंफ्यूज करने के लिए, भाई आप सब्जेक्ट ना पहचान पाओ, इसलिए यहां पर और भी वर्ड्स इसने ऐड कर दिए हैं। लेकिन हमने तो पहचान लिया कि सब्जेक्ट हमारा ये है, ठीक है, ये वाला वाइल्ड पिजन हमारा सब्जेक्ट है। अब ऐसे क्वेश्चन हमेशा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के होते हैं, यानी सब्जेक्ट के बाद जस्ट आपको वर्ब फिलअप करना है। ऑप्शन में भी वर्ब्स है, अब कौन सा वर्ब फिल करना है ये हमें तब पता चलेगा जब आपको ये पता हो कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है। वाइल्ड पिजन, एक ही पक्षी के बारे में बात हो रही है, पिजन्स होता तब प्लूरल होता, ये सिंगुलर है, सब्जेक्ट क्या है हमारा, सिंगुलर सब्जेक्ट है। और आपको पता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब भी सिंगुलर फिल करते हैं। भाई पतली लड़की की शादी पतले लड़के से, मोटी लड़की की शादी मोटे लड़के से, तो ये फॉर्मूला याद रखना, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। अब इसमें ढूंढो सिंगुलर वर्ब कौन सा है, यस ये वाला। याद रखना कि अगर भाई वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस लगा है तो वो सिंगुलर है। तो यहां पर हम क्या फिल करेंगे, ब्रेक्स फिल करेंगे। समझ में आया, बहुत आसान था। एच की तरफ चलते हैं कि स्पाइडर्स आर वन ऑफ द डैश फैसिनेटिंग ऑफ क्रिएचर्स, प्रेजेंट में है और आपको डिटर्मिनर्स भरना है, ठीक है। तो इसका मतलब समझते हैं कि जो स्पाइडर्स है वो वन ऑफ द क्या है, फैसिनेटिंग क्रिएचर्स है। अब आपको बताना है कि ज्यादा फैसिनेटिंग है या कम फैसिनेटिंग है। तो आपको पता है यार मकड़ी किसको पसंद है, तो ऑब्वियसली ये लीस्ट या लेस फैसिनेटिंग होंगे, मोर और मोस्ट तो होगा नहीं, लेस या लीस्ट फैसिनेटिंग। तो जब वन का यूज हो जाए, मतलब बहुत सारों में से केवल एक की बात हो रही है, तो वहां पर सुपरलेटिव डिग्री यानी एसटी वाले हम एडजेक्टिव्स यूज करते हैं। तो स्पाइडर्स आर वन ऑफ द लीस्ट फैसिनेटिंग ऑफ क्रिएचर्स। तो जहां भी वन का यूज हो जाए समझ लो हम वहां पे सुपरलेटिव डिग्री यानी जिसके लास्ट में एसटी हो वो यूज करेंगे, वो एडजेक्टिव्स यूज करेंगे। मोर मोस्ट इसलिए नहीं हो सकता था क्योंकि स्पाइडर्स क्या है,
वो ज्यादा फैसिनेटिंग नहीं होते, ज्यादा आकर्षित नहीं होते, वो कम आकर्षित होते हैं। क्वेश्चन नंबर आई की तरफ चलते हैं, ध्यान से पढ़ना कि अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू 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 डैश। अब क्वेश्चन आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? कि भाई कोई भी क्वेश्चन जिसमें टू लगा हो और उसके जस्ट बाद आपको डैश दिया हो और नीचे दी है वर्ब की फॉर्म, कौन से वर्ब की फॉर्म भरोगे? आसान है मेरे भाई, ये इंफिनिटिव्स कहलाते हैं। टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल हम करते हैं। हमेशा आपने सुना होगा टू सिंग, टू प्ले, ऐसा थोड़ी सुना हो टू प्लेड, टू प्लेइंग, ऐसा नहीं सुना होगा आपने। टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। ये बनाते हैं इन्फिनिटिव्स, ठीक है, इन्फिनिटिव्स। इन्हें हम ग्रामर में एक अलग चीज कहते हैं, इन्हें हम इन्फिनिटिव्स कहते हैं, जहां पर टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे टू है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरनी है, ट्रैवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्वियसली यही फिल होगा, ठीक है। ट्रैवल्स बिल्कुल नहीं होगा, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो है लेकिन इसमें एस और ईएस ऐड है, ये फर्स्ट फॉर्म है नहीं, ये भी फर्स्ट फॉर्म है नहीं, तो हमारा ट्रैवल यहां पर करेक्ट ऑप्शन होगा चूज करने के लिए, ठीक है। तो ये थे भाई गैप फिलिंग के क्वेश्चंस। आई होप इन क्वेश्चंस को करके आप थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट तो आपने गेन किया ही होगा। सो वीडियो कैसी लगी फीडबैक जरूर दें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और ऐसे ही पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, शेयर करते रहिए। जय हिंद।